प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हमने रेखाएं और कोण जो प्रश्नावली 6 थी उसको समाप्त कर चुका हूँ और अब मैं आप लोगों को वृत्त संबंधित तमाम कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरम्स को हल करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने वृत्त से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। जितनी पारिभाषिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशन टाइप की हैं, उनको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे संपर्क कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली 10.1 को आपको समझा दे रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रश्नावली 10.1 में जो सवाल है, वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है कि अभ्यंतर माने भीतर। तो आपको बताया गया है कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र इसके भीतर होता है। पहला सवाल हो गया आपका। इसके बाद आप देखें, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र की से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो आपको यहाँ से बताया गया है कि इसको त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिध की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और अगर वह बिंदु त्रिज्या से अधिक दूरी पर है तो इसका मतलब हो रहा है कि वो वृत्त से बाहर होगा, वृत्त के अंदर नहीं होगा, इसलिए वह बहिर्भाग में स्थित होगा। कहाँ होगा? बहिर्भाग में होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। आपको पहले बता दिया मैंने, उसी में परिभाषा बता दिया था कि व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। इससे बड़ी जीवा हमारे वृत्त में हो ही नहीं सकती है। ये जीवा होती है, इसको जीवा कहते हैं। और ये केंद्र की ओर जाती तो बड़ी होती जाती है और केंद्र पर जाकर के सबसे बड़ी जीवा हो जाती है, व्यास में तब्दील हो जाती है। फिर इसकी उधर जाएगी तो छोटी होती जाएगी। एक चाप जिसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, अभी यह व्यास है आपका, कह रही वह चाप जिसका सिरा व्यास हो, यानी यहां से उठ करके ये यहां तक जाएगा। ये देखो, यहां पर व्यास आ जा रहा है, यहां पर व्यास आ जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? यह अर्धवृत्त हो जाएगा, यह सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, तब यह अर्धवृत्त हो जाएगा। और वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, ये इसको वृत्तखंड कहते हैं। इसको वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड है, यह दीर्घ वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड है। कि जीवा जो होती है, आपको बताया गया है उस परिभाषा में कि जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। लघु भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और पांचवा है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तल, बाहर, बाह्य, वृत्त पर, अभ्यंतर। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सत्य और असत्य आपको लिखना, कारण देना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर, आपको बताया गया है, देख लें आप जो कह रहे हैं। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाएंगे तो त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि केंद्र से परिध की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए यह सही है। पहला सत्य है। दूसरा देखें, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित माने सीमित, असत्य, क्योंकि एक वृत्त में असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए असंख्य अपरिमित जीवाएं इसमें हो सकती हैं समान लंबाई की। तो दूसरा असत्य है। तीसरा आप देखें, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। असत्य, क्योंकि तीनों समान हो जाते हैं। जब 3 बराबर भागों में बांट देंगे, आप एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट देंगे, तीनों बराबर चाप होंगे, तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों समान चाप होंगे। तीसरा भी असत्य हो गया। चौथा आप देखें,
वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। यह आपको बताया गया है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। यह सत्य है। चौथा सत्य है। पांचवा, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि आपको बताया गया है कि दो त्रिज्या और एक चाप के बीच कोई क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। यह त्रिज्य खंड है, माने दो त्रिज्याएं और चाप। यहाँ जीवा दे रहा है, इसलिए पांचवा असत्य है। छठा देखें, वृत्त एक समतल आकृति है। सही, यह सही है, समतल आकृति है। इस तरह से प्रश्नावली 10.1 आपकी हल हो गई। अब हम आपको जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा एक वृत्त पर अंतरित। अब आप देखें, यह एक सर्कल है, यह एक जीवा है, यह इसका सेंटर पॉइंट है, वो यह ए बी जीवा है। अब इस पे कोण कितने बन सकते हैं, आप इस पर विचार करें थोड़ा सा। कि अगर बिंदु यहां पर हमने ले लिया पी बिंदु, तो यह एंगल आपका इस जीवा द्वारा बना, इस जीवा द्वारा निर्मित यह एंगल हो गया। अगर हमने सेंटर को मिला दिया, इस जीवा द्वारा यह कोण मिला। अगर बिंदु हमने यहां ले लिया, इस वृत्तखंड में ले लिया है, अगर यहां पर Q है, ये जीवा ए बी द्वारा हमें ये 3 एंगल मिलते। तो कोण P और Q इसको परिधि का कोण कहते हैं, क्योंकि ये परिधि पर कोण बने हैं, जीवा से परिधि पर कोण बने हैं, इसलिए इनको हम P और Q को परिधि का कोण कहेंगे। अब आप आइए यहाँ पर, यह केंद्र का कोण है, क्योंकि जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण है, इसलिए इसको हम केंद्र का कोण कहेंगे। यानी एंगल ए ओ बी यह केंद्र का कोण है, एंड एंगल ए पी बी तथा एंगल ए क्यू बी ये परिधि कोण है। ये परिधि, यह दीर्घ वृत्तखंड में स्थित है, यह लघु वृत्तखंड में कोण स्थित है। अब आपको परिमेय 10.1 आ रही है, उसको थोड़ा समझा दूंगा। परिमेय का मतलब बेटा होता है जिसको हम सिद्ध करें, तर्कों के आधार पर जिसको हम सिद्ध करें, परिमेय उसको कहते हैं, थ्योरम। और निर्मेय का मतलब होता है इसकी रचना करना। प्रमेय का मतलब जिसको हम सिद्ध करें, तर्कों के आधार पर सिद्ध करें। कि जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि त्रिभुज के अंतर्गत 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, इसको आप प्रूव अगर करेंगे ये थ्योरम हो जाएगा। तो पहली परिमेय की है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। पहली परिमेय है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। अब इसको क्या दिया क्या गया है, इसमें आपको समान जीवाएं दी गई है, माने दो जीवाएं समान है,
और सिद्ध क्या करना आपको है कि केंद्र का कोण दोनों द्वारा निर्मित केंद्र का कोण बराबर होगा। ठीक है, अब आपको यहां दिया क्या गया है, दिया गया है यहीं से दिखाई दे रहा है दो समान जीवाएं ए बी, अगर हमने लिख दिया ए बी तथा सी डी समान जीवाएं, समान जीवाएं हैं, यानी ए बी बराबर सी डी ये आपको दिया गया है। अब आप थोड़ा वृत्त बना लें, यह इसका केंद्र है ओ, यहां जीवा ए बी है, यह जीवा सी बी है। अब आप देखें, अब आपके सवाल में दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अब इन जीवाओं से केंद्र का कोण, निर्मित केंद्र का कोण, अब यहां देखें आप इस जीवा से केंद्र का कोण ये बन रहा है, यह केंद्र का कोण है। इस जीवा से आपका यह केंद्र का कोण बना, मतलब आपको सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक, ये सिद्ध करना। रचना आपने क्या किया, इसमें रचना आपने किया कि ए बी सी और डी को ओ से मिलाया, बिंदु ए बी सी तथा डी को केंद्र ओ से मिलाया। अब ये तीन चीज आपकी हो गई, दिया गया हो गया, सिद्ध करना हो गया, रचना हो गई। अब आपको प्रमाण देने जा रहे हैं, तर्क देने जा रहे हैं। उपपत्ति इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, उपपत्ति कहते हैं। प्रूफ इसको अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं। ठीक, अब प्रूफ में आप इन दो त्रिभुजों में कंपेयर करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में आप कंपेयर करें दोनों त्रिभुजों को। आप देख रहे हैं कि ओ से ओ ए यह रेडियस है, ओ से बी त्रिज्या है, ओ से सी त्रिज्या है, ओ से डी त्रिज्या है। तो पहला काम आप लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी, ठीक, ओ बी बराबर ओ डी। ये क्यों बराबर है, यहां लिखेंगे आप, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ ये भी वही चीज हो गई, और आप जानते हैं कि कई वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हमें खोजना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है कि जीवाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ये कौन सा तर्क है, यहाँ दिया गया है। ये क्या है, ये दिया गया है, गिवन है, ये आपको पहले दिया गया है। अब आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और यह भुजा इसके बराबर। ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल टू दिस ट्रायंगल। अब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत बराबर हैं। तो आपको बताया गया है, जब सर्वांग समता का मैंने चैप्टर बताया था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि यस 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 गुणधर्म पर, भुजा 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 गुणधर्म पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तब आप क्या लिखेंगे यहां पर, त्रिभुज ए ओ बी है,
ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। किस आधार पर हो रहा है, यहां लिखा जाता है इसको, यस 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 आधार पर, साइड आधार पर सर। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो आपको बताया गया कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके प्रत्येक पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे संगत पार्ट्स के समान होते हैं। तो अब क्या हो गया, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी तो इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी क्यों हो रहा है, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का मतलब आपको समझाते हैं क्या मतलब हो रहा है। सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, पी फॉर पार्ट्स, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसको किस आधार पर, यह आपका इसके बराबर हो जाएगा और आपको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। आपको यही सिद्ध करना था कि कोण एओबी बराबर सीओडी, और आपने यहां दिखा दिया कि कोण एओबी बराबर सीओडी। बेटा इस तरह से एक प्रमेय अभी हमारी पहली प्रमेय आपके पास जा रही है। अगर कोई दिक्कत होगी समझने में तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे तीसरे प्रमेय तक जाते जाते आपके थ्योरम सिद्ध करने में आपको सफलता हासिल हो जाएगी। और कोई यदि दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर इसको भेज देंगे। थैंक यू।